11 सितंबर साल 2001 बोस्टन से कैलिफोर्निया जा रही अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 हर दिन की तरह आज भी अपने समय पर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकलती है। इस प्लेन में 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर इंक्लूडिंग 5 हाईजैकर्स भी बैठे होते हैं। प्लेन में सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, जैसे किसी आम दिन का सफर हो, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद सब कुछ अचानक बदल जाता है। एकाएक 5 पैसेंजर्स जो अब तक यात्रियों की तरह बैठे हुए थे उठकर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वो अपनी निकालते हैं और कॉकपिट में घुसकर पायलट को पॉइंट पर ले लेते हैं। डर और चीख से भरा केबिन अब सन्नाटे में बदल जाता है। हर कोई सांस रोके हुए है। हाईजैकर्स द्वारा प्लेन को बीच रास्ते से ही मोड़ दिया जाता है और अब प्लेन न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगता है। सभी पैसेंजर डरे हुए होते हैं। ग्राउंड कंट्रोल पर बैठे हुए अधिकारी भी कुछ असामान्य महसूस करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते प्लेन तेजी से नीचे की ओर आने लगता है। मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतें और व्यस्त सड़कें अब प्लेन के सामने होती है और सुबह के 8:46 पर प्लेन जाकर नॉर्थ टावर से टकराता है। This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning. Oh my God. दोस्तों बात है साल 1957 की, जहां सऊदी अरब के रियाद शहर में एक बिलियनियर के घर एक बच्चा जन्म लेता है, जिसके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक होते हैं। इसलिए इस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से होती है और उस बच्चे का बचपन भी एक आम बच्चे की बचपन की तरह गुजरता है। उसे इकोनॉमी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन वो इस एजुकेशन के अलावा रिलीजियस स्टडी और कट्टर इस्लामी विचारधारा में ज्यादा विश्वास रखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी धार्मिक कट्टरता और बढ़ती जाती है और वो अब ओसामा के नाम से जाना लगता है। वही ओसामा जो दुनिया में आतंक के नाम पर प्रसिद्ध है, जिसने आतंकवाद की एक नई परिभाषा दी। 9/11/2001 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन बिल्डिंग पर हुए हमले के पीछे का एक मास्टरमाइंड, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और पूरी दुनिया को सिक्योरिटी अपडेट करने के लिए मजबूर कर दिया। वही ओसामा बिन लादेन, जिसके डेडली टेररिस्ट बनने की शुरुआत सोवियत अफगान वॉर 1979 to 1989 में होती है, जिसमें लादेन ने मुजाहिदीन को ज्वाइन किया और सोवियत सेना के अगेंस्ट लड़ने लगा। आपको बता दूं कि मुजाहिदीन एक गोरिल्ला फाइटर्स का ग्रुप होता है जो कि अफगानिस्तान की ओर से लड़ता है, जिसे लादेन ने भी ज्वाइन किया और यहीं से उसने छापामार युद्ध में महारत हासिल की और इस्लामी मिलिटेंट्स का एक नेटवर्क भी बनाया। ओसामा बिन लादेन के पास सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। वो अपनी धार्मिकता और वॉर में इन्वॉल्वमेंट की वजह से जाना जाता था और इन्हीं विशेषताओं ने उसे एक टेररिस्ट लीडर के रूप में उभरने में मदद की, जिसकी वजह से सोवियत अफगान वॉर खत्म होते होते 1988 में बिन लादेन ने अल कायदा की नींव रख दी। ओसामा बिन लादेन और अल कायदा का उद्देश्य एक पैन इस्लामिक खलीफत बनाना था। यहाँ पैन इस्लामिक खलीफत का मतलब पूरी दुनिया के मुस्लिम को एक राजनीतिक और धार्मिक एकता के तहत एक साथ लाना था। खलीफत एक इस्लामी सरकार या सत्ता का रूप होता है जिसमें एक प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक नेता खलीफा होता है। इस खलीफत में इस्लामी कानून शरीयत को पूरी तरीके से लागू किया जाना था। इसके अलावा बिन लादेन के अनुसार पश्चिमी देश, विशेष रूप से अमेरिका, मुस्लिम देशों के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था। लादेन चाहता था कि मुस्लिम देशों को वेस्टर्न देशों लाइक अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जैसे देशों के सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभावों से मुक्त किया जाए, ताकि ये देश स्वतंत्र रूप से अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सके। और इन्हीं मकसदों को पूरा करने के लिए 1998 में लादेन ने अल कायदा के जरिए नैरोबी, केन्या और दर एस सलाम, तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमले किए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। सन 2000 में अल कायदा ने यमन के अदन बंदरगाह में USS कोल पर हमला किया, जिसमें 17 अमेरिकी नाविक और मारे गए। लेकिन लादेन यही नहीं रुका और अब की बार वो किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। इसकी प्लानिंग दुनिया के अलग अलग कोने से की जाती है।
ब्रिटानिका के अनुसार इसकी प्लानिंग और मीटिंग मलेशिया में हो रही थी। ऑपरेटिव्स जिन्हें मिशन को अंजाम देना था उन्हें फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग यूनाइटेड स्टेट में दी जा रही थी। पूरे प्लान का कोऑर्डिनेशन हैम्सबर्ग और जर्मनी से हो रहा था। जितने भी पैसे इस हमले में लगने वाले थे वो दुबई से आ रहे थे और जिन्हें मिशन में अपनी जान देकर मिशन को पूरा करना था उन मिलिटेंट्स को मिडिल ईस्ट से रिक्रूट किया जा रहा था। और इतनी सारी प्लानिंग के बाद लादेन मिशन के नए कमांडर मोहम्मद अट्टा को बना देता है और अब अट्टा और उसके साथ 18 और मिलिटेंट्स अमेरिका के 4 अलग अलग फ्लाइट्स को अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 को 8:14 पर, यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 को 8:42 पर, अमेरिका एयरलाइन फ्लाइट 77 को 8:51 पर और यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 को 9:28 पर हाईजैक किया जाता है। पहले फ्लाइट 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर क्रैश कर दी जाती है और पहले क्रैश से ठीक 17 मिनट बाद दूसरे टावर पर प्लेन क्रैश किया जाता है और 34 मिनट बाद थर्ड प्लेन पेंटागन बिल्डिंग के वेस्ट वॉल से टकराता है। पहले क्रैश को करीब 1 घंटा 17 मिनट का टाइम हो चुका था, जिसकी वजह से फोर्थ प्लेन के पैसेंजर्स को वहां होने वाले हाईजैक्स की सारी घटनाओं की खबर मिल जाती है। इसलिए पैसेंजर्स ने लास्ट मौका समझकर हाईजैकर्स से कंट्रोल लेने की कोशिश की। इसी हड़बड़ी में प्लेन 8:03 पर एक खाली फील्ड पर क्रैश होता है, जिससे प्लेन के अंदर के सारे लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। 9/11 पर अलकायदा द्वारा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन डीसी के पेंटागन पर हमले की वजह से लगभग 3000 लोग मारे गए और इन्हीं फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश में 400 पुलिस ऑफिसर्स और फायर फाइटर्स और मारे गए। टावर में लगी आग इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ही समय में दोनों टावर कोलैप्स हो जाते हैं और इससे निकलने वाला धुआं कुछ ही समय में पूरे मैनहट्टन शहर को अपने अंदर समा लेता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगी आग इतनी ज्यादा थी कि अगले 3 महीने तक जलती रही। लोगों में आगे कोई और अटैक ना हो इसका डर इतना ज्यादा बैठा हुआ था कि वो अपने घरों से निकलने में भी डर रहे थे। 7 अक्टूबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया, जिसका उद्देश्य अल-कायदा को पूरी तरह से नष्ट करना और अफगानिस्तान से तालिबान की सत्ता को हटाना था। लेकिन अमेरिकी फोर्स के हजारों प्रयासों के बाद ओसामा बिन लादेन का कोई पता नहीं चलता। अमेरिका पर अटैक के बाद वो अपने बेस टोरा बोरा अफगानिस्तान से निकलकर किसी तरह पाकिस्तान पहुंच जाता है और वहां छुपकर रहने लगता है। 2002 से 2008 अमेरिका और सहयोगी बलों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ कई मिशन लादेन को ढूंढने के लिए चलाए, लेकिन लादेन का कोई पता नहीं चलता है। वही लादेन लगातार वीडियो और ऑडियो मैसेज के जरिए मिलिटेंट्स को कट्टरपंथी विचारधाराओं से भरता रहा और अपने प्रभाव को बनाए रखा और वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ आगे के हमलों को लगातार बढ़ाता रहा। लादेन का किसी को कोई भी पता नहीं चल पाता है, इसलिए अमेरिका ने अपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को और तेज किया, जिसमें सिग्नल इंटेलिजेंसी, ह्यूमन इंटेलिजेंसी और सैटेलाइट से निगरानी जैसे डिफरेंट मेथड का यूज किया। 2010 में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बिन लादेन के एक ट्रस्टेड कुरियर अबू अहमद अल कुवैती का पता लगाया, जो पाकिस्तान के एबटाबाद में एक बड़े सिक्योर कंपाउंड में था। कुवैती लादेन के मैसेजेस को दूसरे मिलिटेंट्स तक पहुंचाने और उनके मैसेजेस को लादेन तक लाने का काम किया करता था। अल कुवैती अल कायदा का एक एक्टिव मेंबर था, साथ ही 9/11 अटैक का भी पार्ट रह चुका था। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अन्य खुफिया एजेंसियों को इस घर में बिन लादेन की उपस्थिति की बहुत ज्यादा संभावना थी। इस बात की जानकारी यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को दी जाती है और एक सीक्रेट स्ट्राइक की डिटेल प्लानिंग बनाई जाती है, जिसमें अमेरिकी नेवी सील टीम 6, जिसे देवग्रू के नाम से भी जाना जाता है, को ये हंटिंग मिशन सौंपा जाता है। 2 मई साल 2011 नेवी सील ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। लादेन का डीएनए टेस्ट किया गया और उसके बॉडी को कंफर्म करने के बाद उसे समुद्र में दफना दिया गया ताकि कोई भी संभावित तीर्थ स्थल न बन सके। ये वो फुटेज है उन ऑफिसर्स की जो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ। दोस्तों, मुझे लगता है कि लादेन का मकसद सभी मुसलमानों को एक करना था और शायद वो इसे एक अच्छा उद्देश्य भी मानता था, लेकिन उसका तरीका पूरी तरीके से गलत था। हिंसा का सहारा लेकर, निर्दोष लोगों की जान लेकर और डर फैलाकर किसी भी सूरत में लोगों को एक साथ नहीं किया जा सकता। उसकी विचारधारा ने लाखों निर्दोषों की जान ली और उसके कारण दुनिया भर के मुसलमानों को शक की नजर से देखा
जाने लगा। उनके प्रति नफरत और भेदभाव बढ़ गया। आतंकवाद और हिंसा के जरिए इस्लामी एकता और खलीफत की कल्पना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। लादेन की यही जघन्य विचारधारा और उसका हिंसात्मक मार्ग केवल इस्लाम का नाम बदनाम करने और मासूम लोगों के खून से हाथ रंगने का जरिया बनकर रह गया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।